आज मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने अपने पास रखे हुए थे, मैंने एफडी कर रखी थी। अब जब नेक्स्ट ईयर में मैं आऊँगा तो मेरे 100 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी सर? 94 रुपीज़। जब एडवर्टाइजमेंट देखते टीवी में तो आपने एक लाइन सुनोगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टिव टू मार्केट ट्रेंड। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, अगर हम इस साल की अपनी स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपने देखा होगा कि 99% जो म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड के प्राइसेस को भी बीट नहीं कर सकते। तो सबसे सिंपल जो फंड है सर वो है इंडेक्स फंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा बैंक के पैसे को कंज्यूम कौन करता है? अगर हम बात करें तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं वही उस पैसे को कंज्यूम करती है। बैंक काम करता है एनपीए पे, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि उस बड़ी कंपनी ने बैंक के पैसे दिए नहीं, बिल्कुल ठीक, बैंक का पैसा चला गया एनपीए में, बिल्कुल ठीक। बैंक का पैसा चलेगा। अब आप कह रहे हो कि कंपनी ने दिए, कंपनी डूब गई तो बैंक भी डूब जाएगा। तो कि एलआईसी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैंने आपको बताया था सर। आप कोई एक फाइनेंशियल मिक्स तोड़ना चाहोगे हमारे ऑडियंस का, और क्या एडवाइस आप उनको देना चाहते हो? तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिथ ही यही है कि जरा सोचिए कि आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करे और ना ही आपको जॉब पे जाना पड़े और ना ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े। हाँ, आपने सही सुना है। हम आज की इस पॉडकास्ट में एक ऐसे मनी सीक्रेट पे बात करने वाले हैं जो शायद ही किसी ने बात की होगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी 10 से 20 हजार की सैलरी में भी करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हो, करोड़पति। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास लाख की इनकम है तभी हम करोड़पति बन सकते हैं, पर आपको ये नहीं पता, अगर आपके पास कोई अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला इंसान है तो वो आपको कम सैलरी में भी करोड़पति बना सकता है और आप अपने जीवन में एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे उस स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे ये हम कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जो इंसान आज हमारे साथ जुड़े हैं वो पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट है और उनका नाम है विपिन शर्मा। तो हम बिना देर किए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक इस पॉडकास्ट में बने रहना, क्योंकि एक ऐसी टिप लास्ट में आपको मिलेगी जो शायद ही आपने कहीं से सुनी होगी। और अगर आपको ऐसी पॉडकास्ट देखते रहना है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, एक चीज़ बताओ, सबसे पहले जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है शायद टैक्स बचाना है ही। पर आज आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या और कैसे कोई आदमी स्मार्टली अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। सर बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट होती है कि आज मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। सपोज मानते हैं कि आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ। ठीक है। अब 100 रुपये कमा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या प्लान करना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसीज, इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, क्या मेरे पास कोई सा भी हमने ऐसा फंड बना रखा है जो फंड मेरे को इमरजेंसी में काम आए, इमरजेंसी फंड। ऐसे ही जब मेरी लाइफ आगे बढ़ती है तो कल को जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंने कोई तैयारी कर रखी है क्या? सपोज मान लो मेरा बेटा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर की एक सीट की कॉस्ट मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए है, तो क्या मैंने ऐसी कोई तैयारी की है उसको मैं हेल्प कर पाऊँ? नेक्स्ट, कल को मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं रिटायर होऊंगा, तो क्या मैंने ऐसी कोई प्लानिंग कर रखी है क्या कि बुढ़ापे होने का मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, मैं इंडिपेंडेंटली अपने खर्चे पूरे कर पाऊँ? तो बेसिकली सर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है सिर्फ टैक्स प्लानिंग नहीं है। अच्छा। टैक्स प्लानिंग से ऊपर है कि आपके जो मेन इवेंट्स हैं, हम सब लाइफ में आए हैं तो लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम सब लोगों को पूरे करने होते हैं। चिल्ड्रन की एजुकेशन, चिल्ड्रन की मैरिज, रिटायरमेंट। तो बेसिकली हम उसको पहले से प्लान करें। ठीक है। दैट इज एक्चुअली प्योर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक कि है। हम इन चीज़ों के लिए बहुत तैयार रहें। अब आदमी क्यों नहीं करता फाइनेंशियल प्लानिंग? वो कहता है यार मैं 100 रुपये तो कमा रहा हूँ, 100 के मेरे खर्चे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करूँ कैसे? तो ये मानना बहुत ही गलत है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। आज हम जितने भी पैसे कमा रहे हैं, हम महीने के 20,000 कमा रहे हैं तो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम 50,000 कमा रहे हैं तो भी अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर सकते हैं। और हम अगर महीने का 1 लाख कमा रहे हैं तो भी हम इन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बस खाली ज़रूरत क्या है? सही गाइडेंस की और सही फॉलो करने की, उस गाइडेंस को फॉलो करने की। कई बार होता क्या है, गाइडेंस हमें मिल जाती है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। बिल्कुल। तो सही गाइडेंस, उसको सही तरीके से फॉलो करना जो है आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेके जाता है। मतलब तो आप ये कह रहे हो कि एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी जो हमें मिल जाए उसकी हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, ठीक है। बेसिकली क्या है सर कि
लोगों को ना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी चाहिए, वो बोरिंग सी नहीं चाहिए, फैसिनेटिंग चाहिए, बिल्कुल। मतलब रोलर कोस्टर होता है ना वैसी चाहिए जिनको मजा आता रहे। अच्छा। फाइनेंशियल प्लानिंग तो बोरिंग ही है सर। हाँ बिल्कुल। और मेरे को लगता है वो कुछ साल तक बोरिंग होती है, जो स्टार्टिंग की जो इनिशियल कॉर्पस बनाने में जो टाइम यस, लगेगा। वो इसलिए बोरिंग लगती है सर कि आज मान लो आप महीने के 1,000 रुपए डालना स्टार्ट करो, ठीक है। आपने साल में कितने डाले 12,000, 2 साल में कितने डाले 24,000। हाँ अब वो 24,000 आपको जब 28 दिखेंगे ना, या 30 दिखेंगे, या 35 दिखेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। आप कहोगे ऐसे बढ़िया नहीं करता तो ठीक था, हम्म, कुछ ही नहीं बना। बट फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है सर, आप इसको लगातार कंटिन्यू करो, बोरिंग काम को कंटिन्यू करो। जब 5 साल बाद देखोगे ना, 10 साल बाद देखोगे, 15 साल बाद देखोगे, आप देखोगे ये बढ़िया काम किया जीवन में मैंने। अच्छा है। यस। ठीक है। तो सर एक है ना एग्जाम्पल से समझेंगे उस चीज को। तो मान के चलते हैं कि किसी इंसान के ना हम दो ग्रुप लेके चलेंगे। एक तो जो स्कार सिटी में जीता है, जिसकी हम कहते हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी रहती है, और एक हम लेके चलेंगे जो मिडिल क्लास आज के टाइम पे कमाती है, वो 50-60 हज़ार रुपये कमाते होंगे। तो एक जो 25 हज़ार रुपये की सैलरी कमा रहा है, तो उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि इमरजेंसी में कितना डालें, नीड्स के लिए कितना रखें, वॉन्ट्स में कितना डालें, तो ताकि हमारे ऑडियंस को ना वो चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स बताता हूँ। बिल्कुल। और ये जो इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स है ना, आज के नहीं सर, बहुत पुराने हैं। ठीक है। हिस्ट्री में एक बहुत बढ़िया बुक लिखी गई, बुक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, अच्छा। रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन। हम्म, वो बुक सिंपल क्या बात करती है, सिंपल बात करती है, आप जितने भी पैसे कमाते हो, ये बात ही नहीं करती कि आप 1 रुपया कमा रहे हो, आप 100 रुपये कमा रहे हो। वो कहते हैं जितने भी पैसे कमा रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पैसों में से अपने आप को पे करना है। ठीक है। अब अपने आप को कैसे पे कर सकते हैं सर हम? अपने आप को पे करने का मतलब है आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पैसा बच जाए उसको आपको खर्चा करना। ठीक है। फॉर्मूले से समझें, मेरी इनकम माइनस मैंने क्या करना है, मेरी सेविंग। अब जो बच गया उसको मुझे क्या करना है, इन्वेस्ट करना। हम कैसे करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसिस इज इक्वल टू सेविंग। इनकम 100 रुपये, एक्सपेंसिस 110 रुपये, सेविंग माइनस, तो इन्वेस्टिंग नहीं करते। बिल्कुल। तो बुक का रूल ये कहता है जो भी आपकी कमाई है उसमें से आप 20 रुपये सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए। 80 रुपये में आपको जो करना है, आपको परिवार को घुमा के लाना है, घुमा के लाइए, ट्रैवलिंग कीजिए, बेसिक नीड्स पूरा कीजिए, और इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बुक बहुत साल पहले लिखी गई, तब इन्वेस्टिंग के बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, खाली एक ही सोर्स था कि आप पैसे को ब्याज पे दे दो किसी साहूकार को, इतना ही सोर्स था। बिल्कुल। आज तो बहुत सारे वेन्यूज हैं हमारे पास में। हम कैसे कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाए और एक ग्रोथ के लिए फंड कैसे बनाए, तो 25 हज़ार की एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे आप। 25,000 रुपए की अगर सपोज किसी की सैलरी है, ठीक है। तो हमने जब देखा कि इसका 20 फंड क्या हुआ, 5,000 रुपीज हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये बोलोगे मेरे को कि सर मेरे तो 25 में से 25 ही खर्च होते हैं, बचता नहीं है, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपने फ्यूचर को लेके कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहता, क्योंकि करना तो आपको ही पड़ेगा, आपके लिए कोई और तो करेगा नहीं। कल को आप किसी इमरजेंसी में फंड फंस गए तो कौन करेगा आपको हेल्प, आपको खुद ही करनी है, अपने लिए खुद ही प्लानिंग। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी 25,000 रुपए की इनकम है, और उसमें से आपने क्या किया, सबसे पहले 20 फंड अपने आप को पे ऑफ किया, 5,000। ठीक है। 20,000 रुपये आपने रख लिए, बाकी सारे अपने रूटीन खर्चों के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5,000 रुपये को इन्वेस्ट कैसे करें ताकि मैं इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहूं, और मैं किसके लिए तैयार रहूं, मैं अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी तैयार रहूं। तो हमने इसको ऐसा किया, हमने 20-80 रूल को क्या कर दिया, 10-10-80 रूल बना दिया। 10-10-80। यस। सबसे पहला 10% आप क्या कीजिए, आप डाल दीजिए इसको लिक्विड फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी बेस्ड फंड भी है और लिक्विड फंड भी है। लिक्विड फंड का मतलब क्या है, आपका पैसा पूरी तरीके से लिक्विड है। ठीक है। मतलब आपको आज आपने सुबह डाला, शाम को कोई इमरजेंसी होगी, निकाल आप पैसे को निकालिए, कोई लोड एग्जिट लोड नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ टाइमिंग तो नहीं होता उसमें कि कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेम उसी तरीके से लिक्विड फंड भी काम करते ठीक है। हैं। दोनों की टैक्सेशन में फर्क। अच्छा। यस। आप सपोज मान लीजिए अगर इनकम टैक्स के अंदर आपकी ज़्यादा इनकम है, अभी तो हम 25,000 की बात कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए, बट आप मान लीजिए कि आपकी साल की 20 लाख की इनकम है, और अगर आप एफडी करेंगे तो आपको एफडी को पे कितना ब्याज देना पड़े, जो ब्याज आएगा उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, 30%। 30%। यस। ठीक है। तो वो कुछ मिनिमम अमाउंट भी तो होगा ना कि इससे ऊपर पे ही टैक्स लगेगा। सर मैंने ये माना है कि आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो आप मेन बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में हैं, तो आपकी साल की इनकम सपोज 20 लाख रुपए है, ठीक है। टोटल
अब आपने एफडी कर दी, सपोज मान लीजिए 10 लाख रुपए की, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको आपको 30% ही देना है। अच्छा। हाँ, कोई बेसिक डिडक्शन नहीं है। हम्म। बट अगर आपने उसी पैसे को, आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है एफडी जितना ही मिल रहा है, लेकिन अगर आपने उसी पैसे को लिक्विड फंड में डाल दिया, वो भी एफडी की तरह ही काम करता है, बट आपका टैक्स जो है 15% लगेगा। तो मतलब 15% तुमने वैसे बचा लिया। एब्सोल्युटली, अच्छा। 15% आपने टैक्स में बता दिया, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑलमोस्ट सेम। तो आप तो विन इन सिचुएशन के अंदर हो। तो 10% आपने लिक्विड फंड में डाल दिया, और 10% आपने इक्विटी बेस्ड फंड के अंदर डाल दिया, इंडेक्स फंड में डाल दिया। तो आपका पर्पस पूरा हो गया। 20% आपने पूरा सेव कर दिया, 80% आपने खर्चों के लिए रख दिया, ठीक है। और आप इमरजेंसी के लिए भी तैयार हो रहे हो डे बाई डे। और फिर आप क्या कर रहे हो, आप आगे अपना फ्यूचर भी ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है। होगा क्या, आपने आज स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या करो, लिक्विड फंड के अंदर आप शुरू के 2 साल 3 साल इकट्ठा कर लो। भगवान ना करे आपको कोई इमरजेंसी पड़े, 3 साल में कॉर्पस इकट्ठा हो गया लिक्विड फंड के अंदर, उसको लिक्विड फंड में पड़ा रहने दीजिए। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, चौथे साल से पूरा 20% पैसा इक्विटी बेस में डाल दीजिए, आपका इमरजेंसी फंड तैयार। इक्विटी बेस में क्या आता है सर? इक्विटी बेस फंड जैसे इंडेक्स फंड हो गया आपका, इक्विटी बेस फंड के अंदर। अच्छा, तो और जहाँ पे आपका पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगता ठीक है, इक्विटी में। ठीक है सर। है। तो सर एक चीज़ और बताओ कि है ना, हम जैसे इमरजेंसी फंड में पैसे तो रखते हैं, पर आजकल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट है ना बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे बीट करेंगे सर? सर देखिए, जब भी आप एफडी या फिक्स्ड इनकम में जाओगे, आपके लिए इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, 8%। ईयरली 6% के आसपास जो है, जो एक्चुअल रेट है इन्फ्लेशन का, वो 6% से इन्फ्लेशन जो है, इकोनॉमी जो है, वो हर साल चलती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, आज मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने अपने पास रखे हुए थे, मैंने एफडी का रखी थी। अब जब नेक्स्ट ईयर में मैं आऊँगा तो मेरे 100 रुपए की वैल्यू कितनी रह गई सर, 94 रुपीज़। बिल्कुल। बैंक ने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया, मैंने माना कि उसने 6% दिया। तो बेसिकली एफडी करने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी, मेरी इनकम, मेरे पैसे कितने रहे, 100 के 100 ही रहे। ठीक है। मेरे पैसे कोई ग्रो नहीं हो रहे। मुझे खाली क्या लग रहा है कि मेरे पैसे ग्रो हो रहे हैं, 5 साल में डबल हो गए, 6 साल में डबल हो गए। डबल नहीं हुए, पैसों की वर्थ उतनी ही रही। जितना आप सामान आज खरीद पाते अपने उतने पैसों में, उतने ही पैसों में 6 साल बाद भी उतने ही सामान खरीद पाओगे। ऐसा इन्फ्लेशन बोलता है। बिल्कुल। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर। बिल्कुल। तो आपको इन्वेस्टिंग का ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको रेट ऑफ रिटर्न साल का 6 से ज़्यादा देता हो। तो इसके लिए हम अगर बहुत सिंपल एग्जांपल की बात करें, आप बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें, क्योंकि आम आदमी को सिंपल भाषा समझ में आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने इस पैसे को म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में हो सकता है बहुत सारे फंड हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल। देयर आर एन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, एन नंबर ऑफ फंड्स। तो सबसे सिंपल जो फंड है सर, वो है इंडेक्स फंड। ठीक है। इंडेक्स फंड और नामों से जाना जाता है, सपोज निफ्टी इंडेक्स फंड, ठीक है। निफ्टी 50 फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। जब आप बात करते हैं टॉप 50 कंपनीज की, निफ्टी 50 की, आपने क्या किया, अपना पैसा एफडी में डालने के लिए कहाँ डाल दिया, उन टॉप 50 में, इंडेक्स फंड में डाल दिया। अब जब इंडेक्स फंड में डालेंगे, इंडेक्स फंड की जब हम बात करें पिछले कई सालों की सीएजीआर, तो अप्रोक्सीमेटली है 13 से 14%। ठीक है। इन्फ्लेशन आपका कितना है, 6%। तो आप हर साल 8% से ग्रो कर रहे हो। ठीक है। तो सर आपने ना जब एडवर्टाइजमेंट देखते टीवी में, तो आपने एक लाइन सुनोगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टिव टू मार्केट ट्रेंड। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, कि देख के आप अपना पैसा डालिए। रीड ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली और इन्वेस्टिंग। यस डेफिनेटली। तो उसमें क्या है कि अगर हम इस साल की अपनी स्टॉक मार्केट की बात करें, तो आपने देखा होगा कि 99% जो म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड के प्राइसेस को भी बीट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो हम कैसे मान ले कि हम अगर अपना पैसा जो हार्ड अर्न मनी है जब हम मार्केट में लगा रहे हैं, वो हमें जरूर आपको पैसे देगा या आपको प्रॉफिट बना के देगा। बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे कोई श्योरिटी है? मैं आपको बताता हूँ सर, इसके पीछे सर 2 लॉजिक देता हूँ हमेशा मैं। पहला लॉजिक क्या है सर, कि आज आपने जो है सभी को, हम सबको क्या मिसकंसेप्शन है कि मेरा पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट के अंदर सेफ है। हम सब ऐसा मानते हैं सर, फिक्स डिपॉजिट में पैसा सेफ है। अगर मैं बात करूं कि मैंने, आपने, हम सब ने मिलके बैंक के अंदर, सपोज एक्स बैंक के अंदर हमने एफडी कर दी, ठीक है,
तो हमें क्या लगता है वो पैसा बैंक क्या अपने पास ही रखे रखता है उस पैसे को। बैंक क्या करता है उस पैसे को सर? वो भी मार्केट में लगाएगा। बैंक उस पैसे को डायरेक्टली मार्केट में नहीं लगाता है सर। बैंक उस पैसे को वो बिजनेसमैन जिनको उस पैसों की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को करने के लिए उनको दे देता है सर। ठीक है। आपको उसने एफडी के ऊपर 6% का ब्याज दिया, बिजनेसमैन को उसने उस पैसे को 10% पे दे दिया, उसका बीच का 4% जो है वो बैंक की इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा बैंक के पैसे को कंज्यूम कौन करता है? अगर हम बात करें तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं वही उस पैसे को कंज्यूम करती हैं, वही सबसे ज्यादा लोन लेती है। अगर आप लोन बुक्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोन किन्हीं के हैं? उन्हीं के हैं। सो अगर वो कंपनीज डूबेंगी, हम ऐसा मान लें कि 50 की 50 कंपनी डूब जाएगी, तो आपके एफडी के पैसे सेफ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि बैंक का पैसा कहाँ लगा हुआ? वहीं लगा हुआ है। और अगर बैंक उन कंपनी से साल का 10% ब्याज दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन कंपनीज को साल का कितना फंड कमाना पड़ेगा? कम से कम 15%। बिल्कुल। तभी वो सरवाइव करेंगे, क्योंकि 10 तो उनकी कॉस्ट ही है। सो इसका मतलब सर ये है कि वो कंपनीज जो हैं, और अगर आपको डाटा चेक करोगे तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं उनका CAGR आपको 15% से ऊपर ही दिखेगा। उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है आपको 15% से ऊपर ही दिखेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रो करती रहेंगी, उनका पैसा सेफ है, वो बैंक को टाइम से ब्याज देंगी, बैंक सेफ है, और बैंक सेफ है तो आपकी एफडी सेफ है। तो अगर वो डिफॉल्ट करेंगी तो पूरी चैन जो है गड़बड़ हो जाएगी। पर सर आप एक बात बताओ, अब थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं। बैंक काम करता है एनपीए पे, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि उस बड़ी कंपनी ने बैंक के पैसे दिए नहीं, बिल्कुल ठीक, बैंक का पैसा चलेगा एनपीए में, बिल्कुल ठीक। बैंक का पैसा चलेगा। अब आप कह रहे हो कि कंपनी ने दी, कंपनी डूब गई तो बैंक भी डूब जाएगा, अगर टॉप 50 कंपनीज गई तो बैंक भी डूबा। पर कम से कम हमारे वहाँ पे एक इंश्योरेंस तो कम से कम 5 लाख तो मिलेंगे ना, कुछ तो श्योरिटी है कि हाँ ठीक है, कुछ ना से ज्यादा कुछ तो मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं वो ट्रेडिशनल वाले, वो ये सोचते हैं कि भाई एक तो इसमें एक ऐसा रिस्क है कि बिल्कुल गए, एक में कहीं 5 लाख आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो ह्यूमन माइंडसेट क्या कहते हैं, हम किसके पीछे भागे सर? 5 लाख के पीछे भागेंगे। बात। तो मेरा कहने का सेंस सिर्फ ये है कि श्योरिटी तो नहीं है ना सर। जैसे आप कह रहे हो ये लॉजिकली सुनने में तो अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है, पर आज का इंसान ये चाहता है कि यार मैं सुबह जाता हूँ 10 बजे, शाम को 5 बजे आता हूँ, तो मेरे पैसे जो मैंने कमाए एटलीस्ट वो तो मेरी जेब में रहे ना। ठीक है सर। तो सर वो श्योरिटी हर कोई जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर वो चाहता है कि वो ऐसा क्या करे कि उतनी श्योरिटी तो रहे, चाहे उसका प्रॉफिट आए या ना आए। एब्सोल्युटली। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं, आप सर जो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी एक कंपनी की, किसी एक बैंक की। ये आप और मैं भी जानते हैं कि सारे जो बैंक्स हैं वो सारे बैंक जो हैं वो RBI गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल। सो जो हम लोग एफडी करते हैं, अगर मान लेते हो बैंक के यहाँ कहीं ऊंच नीच भी होती है तो कुछ टाइम लगता है लोगों को अपने पैसे बाहर निकालने में, पैसे इनके सेफ रहते हैं। हमने ऐसा बहुत कम सुना है कि पिछले 20 सालों में कोई बैंक डूब गया हो और क्लाइंट के पैसे मर गए हो, लोगों के पैसे एफडी के या सेविंग के पैसे मर गए हो। कई बार टाइम लगता है कि आप कुछ टाइम पैसा नहीं निकाल सकते, कम कम निकाल सकते हो, धीरे धीरे वो स्मूथ हो जाता है, लाइन पे आ जाते हैं। पर एक चीज और हमने देखी कि जितनी भी एफडी है ना सर, वो उन बैंकों में है जिनको हम बोला जाता है टू बिग टू फेल, जैसे SBI, HDFC और ICICI। तो मेरे हिसाब से 90% लोगों का पैसा सिर्फ इन्हीं बैंकों में होगा। Yes. और ये डूबेंगे तो कहते हैं कि इकोनॉमी भी डूब जाएगी। Absolutely. यही कारण है सर, वो क्या है हर जगह सर क्या काम करता है, डाइवर्सिफिकेशन काम करता है। अच्छा ठीक है। कोई भी एक बैंक किसी भी एक बड़ी कंपनी को सारा पैसा नहीं देता सर। वो भी क्या करता है, वो भी उन पैसे को डिवाइड करके देता है। सपोज मानते हैं कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की बात करें, सब जिसमें से मान लीजिए अडानी एक है, तो क्या हमें क्या लगता है क्या बैंक ने सारा पैसा अडानी को दे रखा? क्या नहीं। नहीं हाँ। सारा अंबानी को दे रखा? क्या नहीं। सारा बिरला को दे रखा? क्या नहीं। मतलब उसने पैसे को डाइवर्सिफाई करके बांट के लोगों में दिया हुआ है, तो एवरेज बना देगा। हाँ। अच्छा। क्योंकि वो मानता ही है कि कोई एक कंपनी तो कभी भी डूब सकती है, पर सारी 50 कंपनी एक साथ डूबेंगी इस बात के चांसेस नेग्लिजिबल है। ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडेक्स हमारा 1980 में स्टार्ट हुआ। 1980 जब स्टार्ट हुआ तो बेस वैल्यू थी उसकी 100 रुपए। आज कितनी इंडेक्स की वैल्यू है सर? आज अराउंड 80,000। 80,000। बट क्या 100 से सीधा 80,000 एक ही स्पीड से आ गया? क्या नहीं। 100 से पहले 2,000 हुआ, फिर 2,000 से वापस 800 हो गया, फिर 800 से 3,000 हुआ। मतलब ऊपर गया नीचे गया, नीचे गया ऊपर गया। इसका मतलब सर ये है, डाटा क्या बोलता है, अगर हम 100 से 80,000 की जर्नी की बात करें तो डाटा ये बोलता है कि लॉन्ग रन में अगर आप बने रहोगे निफ्टी इंडेक्स फंड में,
इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर, तो आपका पैसा ग्रो ही करेगा विदाउट एनी रिस्क। ठीक है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आपका रिस्क जीरो है। तो टाइम होरिजन कितना मिनिमम होगा आपके हिसाब मैं ऐसा मानता हूँ सर कि जब आप इक्विटी मार्केट की बात करते हो तो आपको कम से कम 5 साल स्टे करना चाहिए वहां पे। आप उसी फंड को इक्विटी मार्केट में डालिए से? जहां पे आपका टाइम होरिजन जो है वो मोर देन 5 ईयर। ठीक है। जितना लंबा टाइम होरिजन होगा उतने चांसेस रहते हैं आपका पैसा कमाने के। जितना शॉर्ट टाइम होरिजन होगा, आजकल लोग कैसे करते हैं, यार ये 10,000 का मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, पैसे की जरूरत मेरे को नेक्स्ट मंथ है, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जाना है, बिल ड्यू है, लेकिन पैसा है नेक्स्ट मंथ चाहिए मुझे क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, स्टॉक ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 10,000 का स्टॉक ले लिया, वो अगले महीने स्टॉक जो है 10% डाउन है, अब 10,000 के 9,000 रह गए, तो 1,000 रुपये इसको लॉस बुक करना ही पड़ता है। क्यों? उसको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। जो लोग बोलते हैं मार्केट रिस्की, तो ऐसी रिस्की है सर मार्केट में 2 चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आप किस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे उस स्टॉक की या मार्केट की वैल्यू क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है सर कि सपोज मान लिए आज आईफोन 17 जो है सपोज 80,000 का है, और आपने किसी के कहने पे गलती से 1,20,000 का ले लिया, अच्छा। तो आपका लॉस तो तय है सर। एक चीज़ जो 80,000 की, अब 1,20,000 की ले रहे हो, तो आपको वो वैल्यू और वैल्यूएशन का आइडिया होना चाहिए। करेक्ट वैल्यूएशन जब एंटर करोगे और सही टाइम पे एग्जिट। सही टाइम का मतलब क्या है सर, कि मोमेंटरी हो सकता है प्राइस डाउन हो, ठीक है। ऑन ए शॉर्ट पीरियड, तो आप उस टाइम बाहर निकलोगे, क्योंकि आपको इमरजेंसी, आपने गलती से क्या किया, इमरजेंसी फंड उठा के आपने डाल दिया है मार्केट के अंदर, तो आपके लॉस होने के चांसेस हैं। बट जब आप अच्छा हॉरिजन रखते हो 5 साल 10 साल 15 साल, तो आप वैल्यू क्रिएट करते ठीक है। तो विपिन सर, अभी आपने ये चीज़ बताई, मैं एक बड़ी पर्सनल बात आपसे पूछना चाहूँ हो। कि आप बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो आपको कहाँ से ये सीख मिली कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है और मेरे को मार्केट का रिस्क ही उठाना है और मेरे को देखना है कि कैसे हम मनी को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं? तो कहाँ से आपको ये आइडिया आया? मैं आपको जर्नी बताऊँ तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का जो सफ़र स्टार्ट हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 11th क्लास में था, तो हमारे जो कॉमर्स के टीचर थे, सब्जेक्ट था कॉमर्स, उसके जो टीचर थे वो हमेशा अपने बेटे की जो है वो तारीफें किया करते थे। उनका बेटा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट था। शर्मा जी का बेटा। यस। Like- तो यस, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो हमेशा उसकी बातें किया करते थे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हाँ। तब ऐसा कह सकते हैं कि सब पोजिशन माइंड के अंदर गया गया दिस इज द गुड कोर्स, वो कर सकते हैं। तो परस्यू करना स्टार्ट किया 2008 के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हुए। कुछ टाइम जॉब किया, बट जॉब में ऐसा लग रहा था कि यार मजा ऐसा नहीं आ रहा जॉब के अंदर, कुछ और करेंगे। इसी दौरान किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने मुझसे कनेक्ट किया कि सर आप स्टॉक मार्केट में जो है हमारा खाता खोल सकते हैं और आपको हम हेल्प करेंगे पैसा कमाने के लिए। ठीक है। तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। वहाँ से डीमेट अकाउंट खोला, ट्रेडिंग अकाउंट खोला, और 25,000 रुपये से जो है 12 की आप दरों सर वहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट खोल के, पता कुछ नहीं था, सीए होने के बाद भी पता नहीं था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे चलता है, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे चेक करते हैं, पढ़ा था, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था। ठीक है। अकाउंट खोला, वही काम करता था जिसने अकाउंट खोला था। उसने पहले दिन 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया, दूसरे दिन 800 रुपये का प्रॉफिट किया, चौथे दिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा। सो बाद में जब गए तो पता लगा कि जो पैसा था 25,000 रुपया प्लस जो प्रॉफिट हुआ था वो सारा जीरो हो गया। तो इस एपिसोड से मुझे एक सीख मिली कि यहाँ पे पैसा तो बनता है, पर क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट को सीखना स्टार्ट किया, पैसे को सीखना स्टार्ट किया, और सीख के जब काम किया सर तो बहुत पैसे भी बनाए और मज़ा भी आ रहा था रास्ते। अच्छा। यस। चलो सर, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात कही, और आप इंस्पिरेशन हो उन बच्चों के लिए जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुन रहे हो सर, जब कर सकते हैं वो भी अपने टीचर के बच्चा देख के, तो तुम तो कर ही सकते हो। और मेरे हिसाब से सर, आज के टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है बच्चे के पास जो सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पहले से ज़्यादा आज के टाइम पे ईजी है प्रिपरेशन। बहुत ईजी सर, ट्रेमेंडसली ईजी है सर। ठीक है। तो सर भी एक इंस्पिरेशन है, और लास्ट में हम सर से बात करेंगे कि सर से अगर आपको जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ सकते हो, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर एक चीज़ बताओ, अभी ना 2-3 दिन पहले मेरे को ना एक LIC एजेंट का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि सर आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है। उनका कौन सा प्लान था, 502 था, आपने 604 था, कुछ नाम बताया उन्होंने कि आप इसमें कर लीजिए, इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और इसमें आप इन्वेस्टिंग भी करते रहोगे, और आप 10 साल बाद देखना
आप शायद 5 लाख डालोगे आपके पास 20 लाख आएगा। तो सुनने में सर एकदम से वो कहते हैं कि डोपामाइन गया हाई कि यार एकदम से रिचनेस आ जाएगी, क्यों नहीं करते हैं। पर बाद में मैंने कुछ देखा कि ये इसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट आए सबने बोला मत करो, कि LIC में पैसा मत डालो, ये जितने भी एजेंट से पागल बनाते हैं, ये अपने तो पास रखते हैं पर जो लोगों का पैसा है वो उन तक उतना नहीं मिल पाता है। तो आज जो भी ऑडियंस हमें देख रही है वो जो LIC में पैसा लगाती है, सोच रही है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से उनको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और क्या ध्यान में रख के वो आगे बढ़े? सर देखिए, सबसे पहला जो बहुत बड़ा मिथ है, और मैं देख के हैरान होता हूँ कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये मिथ है। मिथ क्या है कि अगर मैंने LIC करा ली, सपोज मान लीजिए मैं महीने का 10,000 रुपीज़ LIC को पे कर रहा हूँ, यानी कि साल का 1,20,000 रुपये मैं LIC में जमा कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या मानता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं इस मिथ से बाहर आना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, क्या इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट? नहीं है ना, इंश्योरेंस एक अलग प्रोडक्ट है, इन्वेस्टिंग एक अलग प्रोडक्ट। ठीक है। तो जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो हर एक इंसान के पास क्या होना चाहिए सर, एक तो टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड मेडिक्लेम जरूर होना चाहिए, जिस तरीके से मेडिकल की कॉस्ट बढ़ रही है मेडिक्लेम जरूर होना चाहिए। ठीक है। अब टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी एक मिसकंसेप्शन क्या है कि लोगों को लगता है यार कि मैं 18 ईयर्स का भी हुआ हूँ, मुझे अभी लेने की क्या जरूरत है। तो भाई टर्म इंश्योरेंस आपको अर्ली एज से स्टार्ट करना चाहिए। उसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि आपका प्रीमियम बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है, डेथ की कोई एज नहीं है, ना तो 2 ईयर्स है और ना 100 ईयर्स है, मतलब कोई एज नहीं है। मिस हैपनिंग कभी भी किसी का हो सकती है। तो इन केस ऑफ मिस हैपनिंग आपके परिवार जो आपके पीछे से रह जाते हैं वो आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो पैसा जो है भी कमी पूरी कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि टर्म इंश्योरेंस कितने का ली, एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितनी वैल्यू का टर्म प्लान लें। बिल्कुल। तो इसको मैं बड़ा ऐसा सिंपल बोलता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आज FD का जो ब्याज है वो साल का 6% है। ठीक है। तो मैंने ऐसा माना कि अगर आज मैं दुनिया से चला जाता हूँ तो महीने के 50,000 रुपये से मेरा परिवार जो है बहुत अच्छे से चल सकता है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं 1 करोड़ का तो मेरे को मिनिमम टर्म प्लान लेना चाहिए। ठीक है। अब जब मैं 1 करोड़ का टर्म प्लान आज मैंने लिया और सपोज 4 महीने बाद ही मेरी डेथ हो गई, तो उसमें एडवांटेज क्या है, मेरे परिवार को पूरा 1 करोड़ मिलेगा। अगर हम सबसे लोअर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जाए, उन्होंने FD भी कर दिया, तो साल के 6 लाख यानी कि महीने के 50,000 रुपये से उनकी फाइनेंशियल नीड सारी पूरी होती रहेंगी और आगे तक पूरी होती रहेंगी और वो 1 करोड़ रुपया भी सेफ रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है टर्म प्लान की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम उसी तरीके से मेडिक्लेम का है सर कि आप देखते ही हैं किस तरीके से मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है। तो एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 5 लाख रुपए का तो मेडिक्लेम प्लान हम सबके पास ही होना चाहिए। ठीक है। और ये जो चीज़ है, अभी स्टार्टिंग में बात की थी 10-10-80, तो ये 20% में कवर नहीं है, ये 80% का पार्ट है। अच्छा। आप मेडिक्लेम ले रहे हो, आप टर्म प्लान ले रहे हो, दिस इज पार्ट ऑफ 80% फंड। 20% तो आपको इन्वेस्ट करना है। स्टार्टिंग के अंदर 10% पैसा आपने कहाँ डालना, लिक्विड फंड के अंदर, ताकि आपका लिक्विडिटी रहे इमरजेंसी के लिए। 10% आपने इक्विटी फंड के अंदर डालना। 80% में आप अपना टर्म प्लान भी लीजिए, मेडिक्लेम भी लीजिए और बाकी खर्चे भी पूरे कीजिए। दिस इज द परफेक्ट वे एंड करेक्ट वे अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। तो सर आपने ना बड़े ही लेमन टर्म्स में हमारी ऑडियंस को समझाया क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बड़ी डिटेल में, जिस ताकि बाइफर्केशन हो सके और जो जिसको समझ में नहीं आती चीज़ें वो बड़े आराम से आज के इसमें समझ सके कि करना क्या है। राइट। पर सर ये करने से पहले मेरा जो आपसे क्वेश्चन था LIC वाला, ठीक है, वो आपने आंसर दिया नहीं है अभी। मैं आपसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि LIC में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था सर कि आप LIC की जब बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि मैं LIC में 10,000 रुपीज सपोज पर मंथ दे रहा हूँ, 1,20,000 साल का दिया और 10 साल तक दिया, तो मैंने 12 लाख रुपए दिए, जिसके अंदर आपको वो एक मेच्योरिटी अमाउंट गारंटीड करते हैं। जब उसका आप CAGR निकालेंगे, CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि साल में आप किस रेट से पैसा कमा रहे हो। सपोज FD का ब्याज रेट अगर 6% है साल का, तो FD की CAGR क्या हो गई सर, 6%। तो ऐसे ही आप LIC के किसी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का जब आप CAGR निकाल लोगे सर,
तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, वो CAGR जो है 4% है, अप्रोक्सीमेटली 4%, 4.5%, मैक्सिमम 5% और मैक्सिमम 6%। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि वो जो प्रोडक्ट जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि आप 10 साल में 12 लाख दोगे और 10 साल बाद आपको हम उसके 18 लाख देंगे, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपने FD भी किया होता, उससे बेटर पैसा बना के बैठे होते सर। बिल्कुल। तो मैंने यही बोला, आपके क्वेश्चन के आंसर में आपको यही बताया कि जब आप LIC की बात कर रहे हो तो आपको क्या समझना चाहिए कि आपका पर्पज क्या है LIC करने के पीछे। आप अपने आप को इंश्योर करना चाह रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इंश्योर करना चाह रहे हो अपने आप को ताकि फैमिली पीछे से दिक्कत में ना आए, तो आपको क्या करना है, LIC नहीं करना है, आपको टर्म प्लान करना है, आपको मेडिक्लेम करना है। ठीक है। आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको म्यूचुअल फंड करना है, आपको SIP करना है। ठीक है। तो सर जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी मार्केट है। तो आज हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का बाइफरकेशन करेंगे ताकि हम समझ सके कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताओ, इक्विटी और डेप्थ में फर्क क्या है? देखिए जी, सबसे पहले जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड अगर हम एज एन लेमैन समझे, बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड क्या है कि ऐसा मान लीजिए आप कि 10 दोस्तों ने मिलके 100 रुपए किसी एक दोस्त को दे दिए ठीक है। कि भाई 1000 रुपए इकट्ठे हो गए, हमें इन्वेस्टिंग नहीं आती, हमें मार्केट समझ में नहीं आती, हमारे बिहाफ पे आप क्या करो, आप इस पैसे को डील करो, आप इस पैसे को इन्वेस्ट करो, जो प्रॉफिट आएगा हम सब थोड़े से आपके जो खर्चे हैं उसको काट के हम सब प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर दो एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है, डेट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है, इक्विटी एलिमेंट। सो डेट एलिमेंट क्या है, जब आप डेट एलिमेंट की बात करते हो तो आप जब इन्वेस्ट करते हो डेट फंड के अंदर, इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि मुझे मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को अप डाउन नहीं देखना है, क्योंकि जैसे ही अप डाउन होता है मेरी हार्ट बीट भी वैसे ही अप डाउन होती है। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज बता दो जिसके अंदर मेरे हार्ट बीट अप डाउन ना हो बिल्कुल भी। तो आपके लिए क्या प्रोडक्ट है सर, आपके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डेट में डालना चाहिए। ठीक है। तो उसमें कितना मिनिमम आता है, फिर उसमें कितना मिनिमम रिटर्न आता है? मिनिमम रिटर्न की बात करें, आपको FD में जितना आता है उसी के आसपास रिटर्न जो है आपको डेट फंड में भी आता है। ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं आता सर, मैं फिर तो FD ही कर लूंगा, मुझे म्यूचुअल फंड क्यों करना। तो ये सर हम बात कर चुके हैं, अभी पहले भी हमने बात की, 15% का टैक्स का फर्क तो है ही है, इसलिए आप उसको डेट इंस्ट्रूमेंट को चूज कर सकते हो। ठीक है। सेकंड वो कैटेगरी होगी जो कहती है ठीक है हमें थोड़ा सा बेटर रिटर्न चाहिए, हमें लॉस नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे हम देख लेंगे, मतलब ऊपर नीचे देख के हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इक्विटी चूज कर सकते हो। ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में वही पैसा डालना है जिसको पैसे को आपको अगले 5 साल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर आप 3 महीने की डालोगे, 6 महीने की डालोगे, इट मे बी पॉसिबल उस टाइम पे मार्केट डाउन हो और आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो हर ऑडियंस के अंदर कंफ्यूजन होती है कि LIC करे या लमसम करे, मार्केट में कौन सी चीज आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है, SIP या लमसम? सर SIP और लमसम बेसिकली क्या है, लमसम होता है कि आपने एक मुश्त पैसा डाल दिया, अगर आपका 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपने 1 लाख रुपए डाल दिया और आपको पता है कि आप 10 साल बाद इस पैसे को आप निकालने वाले हो। SIP का मतलब हुआ कि आप हर महीने पैसा डाल रहे हो। SIP का सर बेनिफिट क्या है, सपोज मान लीजिए आज मार्केट बहुत ज़्यादा अप है, आज मार्केट 26 जा रहा है, आज आपने इस महीने डाल दिया 10,000 रुपीज़, अगले महीने मार्केट करेक्ट होके 20,000 आ गई, अगले महीने फिर से आपका 10,000 लग गया, तो आपकी पैसों की एवरेजिंग हो जाती है। एवरेजिंग होने के कारण आपका रेट ऑफ रिटर्न बेटर हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका था कि SIP करें या लमसम करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो आपकी बेसिक नीड्स है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन का एजुकेशन, चिल्ड्रन की मैरिज, आपका रिटायरमेंट, ये तो आपको SIP के थ्रू ही प्लान करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि लमसम फिर कब करें, जब आपको मौका मिले। मौका आपको कब मिलता है, जैसे मान लीजिए मार्च 2020 के अंदर जब कोरोना आया, मार्केट क्रैश। तो मार्केट क्रैश होकर 50% पे आ गई, मतलब 7500 रुपये आ गया था निफ्टी, आज जो 26,000 है। 2020 से अगर आप देखोगे तो आज अभी कितना साल हुआ, 5 साल में 26,000 है, मतलब 7500 से 26,000 हो गई मार्केट। तो आपको क्या करना था उस टाइम पे, जब आपको मौका मिले, लमसम जितने पैसे बड़े उठा के आप लमसम में डाल दीजिए। तो
बेसिक आपको अपने ड्रीम्स के लिए, बेसिक आपकी चीज़ों के लिए आपने एसआईपी कर दिया, मौके का वेट करते रहे, फंड को लिक्विड फंड में पार करके जैसे ही मौका मिला, मार्केट करेक्ट हुई किसी भी रीजन की वजह से, आपने पैसा उठा के अपना लमसम में डाल दिया। इस तरीके से आप अपना वेल्थ को एकमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सर एक चीज़ बताओ कि जब हम म्यूचुअल फंड्स खोलते हैं ना, जैसे किसी भी ऐप में, तो वहाँ पे ना 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स दिखाई देते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लोग अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या मतलब डिफरेंस है और किस में हम अपना पैसा ज़्यादा लगाएं, और अगर हम तीनों इसमें पैसा लगाना चाहिए तो उसका बाइफरकेशन कैसे करें। तो हम 100 रुपीज़ ऐसा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो आप लेमन टर्म्स में समझा दें किस में हमें कितना डालना चाहिए। मैं तो इसको ऐसा बोलता हूँ कि अब जब आप एसआईपी कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एसआईपी किस लिए कर रहे हैं। एसआईपी को भी मैंने 2 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। ठीक है। पहली कैटेगरी है कि मैं एसआईपी जो कर रहा हूँ वो अपनी बेसिक जो मेरे लाइफ के जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज एंड रिटायरमेंट। अगर मैं अपनी बेसिक नीड के लिए कर रहा हूँ एसआईपी, तो मैं किसी भी फंड की तरफ नहीं देखूंगा, ना मैं लार्ज कैप देखूंगा, ना मैं मिड कैप देखूंगा, और ना ही मैं स्मॉल कैप देखूंगा। मैं सिर्फ 8 फंड देखूंगा, निफ्टी इंडेक्स फंड। ठीक। निफ्टी इंडेक्स फंड का मतलब है सर इंडिया की टॉप 50 कंपनी, इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज। आज रिलायंस अच्छा कर रही है, वो निफ्टी 50 का पार्ट है। कल को रिलायंस अच्छा नहीं करेगी, वो बाहर निकल जाएगी, उसके बदले हो सकता है अडानी आ जाए, कोई और आ जाए। तो मैं हमेशा किस पे इन्वेस्टेड रहा हूँ, 50 कंपनी में इन्वेस्ट रहूँगा। कारण क्यों मुझे 50 कंपनी में जाना चाहिए, टॉप 50 कंपनी में जाना चाहिए, वो इसलिए जाना चाहिए कि वहाँ पे हमारे जो आगे ड्यूटीज़ हैं, उस फंड की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, अगर मैं एसआईपी अपनी बेसिक नीड्स के लिए कर रहा हूँ, बेसिक ड्यूटीज़ के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे निफ्टी इंडेक्स फंड चूज़ करना। अब मेरे बेसिक ड्यूटीज़ पूरी हो गई, मेरे पास और पैसा है, मैं और एसआईपी करना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि मैं लार्ज कैप में डालूँ, मैं मिड कैप में डालूँ, या मैं स्मॉल कैप में डालूँ। हमने पहले समझना ज़रूरी है कि लार्ज कैप होता क्या है। लार्ज कैप बेसिकली क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी ठीक है। जिनके फेल होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होती, फेल होती हैं कुछ कंपनीज, बट चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। जैसे हम लोग रिलायंस का नाम सुनते हैं, कितने सालों से है सर, आज भी है। टाटा का नाम सुनते हैं, कितने सालों से है, आज भी है। तो ब्लू चिप कंपनीज इनको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप बेसिकली हो गया 51 कंपनी, यानी कि इंडिया की टॉप 51 से लेके 100 कंपनी तक क्या हो गया, मिड कैप फंड हो गया आपका। वो जो कंपनीज हैं वो मिड कैप मानी जाती हैं, मतलब जिनके फेल होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। थर्ड कैटेगरी स्मॉल कैप, मतलब इंडिया की 100 से ऊपर जो कंपनीज हैं, 100 से 200 मान लीजिए आप, वो जो है अपना स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा मिक्स फंड में जाना चाहिए। ठीक है। मिक्स फंड में क्यों जाना चाहिए, आप लार्ज कैप में चले जाओगे तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कम होगा, क्योंकि पैसा सेफ है बट रिटर्न कम है। आप मिड कैप में जाओगे तो आपकी सेफ्टी कम हो गई, आपका रिटर्न बढ़ गया। आप स्मॉल कैप में जाओगे, आपकी सेफ्टी थोड़ी सी और कम हो गई और आपका रिटर्न पहले से और इम्प्रूव हो गया। तो ये आपको चेक करना है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। ठीक है। तो आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके पैसे बनते हैं, तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। आपको लगता नहीं है रिस्क बिल्कुल भी लेना, आप ब्लू चिप में जा सकते हो। आपको लगता है रिस्क को ना मतलब मैनेज करके लेते हैं, तो आप तीनों का कंबाइंड प्रोडक्ट भी ले सकते हो। मतलब तीनों का आपने 30-30-30 डाल दिया है, 33-33-33 डाल दिया, तो आपका रिस्क भी मैनेज हो गया और आपका प्रॉफिट भी मैनेज हो गया। तो ये आपको अपने रिस्क के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट के अंदर चाहिए, आपको रिटर्न ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या आपको रिस्क। सर हमने ना कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी देखे हैं जिसपे आपने देखा हुआ म्यूचुअल हाइब्रिड फंड लिखा होता है, कुछ में एग्रेसिव फंड लिखा होता है, किसी में मल्टी कैप लिखा होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे आप अग्रेसिव की बात करते हो तो नाम से क्या पता लग रहा है, कि एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेगा। अग्रेसिव कैसे करेगा इन्वेस्ट। अग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा। अच्छा ठीक है। अग्रेसिव किस में है, वो अग्रेसिव रिटर्न लेने में है, अग्रेसिव रिस्क लेने में। तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं, आप अपने को अपनी बेसिक ड्यूटीज अगर पूरी कर चुके हो कि इन बच्चों के एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गड़बड़ भी हुआ कि बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों की मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी रिटायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो आई कैन चूज अग्रेसिव। ठीक है। तो जब बात करते हो हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में उन्होंने क्या किया, अगेन इनको तीनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। आपका रिस्क भी मैनेज कर दिया और आपका रिवॉर्ड यानी कि आपका रिटर्न भी मैनेज कर। ठीक है।
तो जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड चूज करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम कौन सा पैरामीटर ऐसे देखें जिसको हमें ध्यान में रख के उसको चूज करना है? सर सबसे पहले तो आपको क्या देखना चाहिए फंड के अंदर कि वो आपका पैसा कहाँ पे लग रहा है, कौन से प्रोडक्ट के अंदर लग रहा है, ठीक है, और वो आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सूट करता है या नहीं करता है। ठीक है। सपोज मान लो मुझे बिल्कुल कम रिस्क लेना है, तो मुझे कौन सा फंड चूज करना है? लार्ज कैप। लार्ज कैप। मैं थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाए बट रिटर्न साल की 1-2% एक्स्ट्रा आ जाए, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? आपने सुना होगा बहुत से लोग पैनी स्टॉक्स में पैसा डालते हैं। पैनी स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ सर? कि वो कंपनी जो बहुत छोटी कंपनीज हैं जिनके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और फेल होने के चांसेस भी उतनी ही हैं। तो लोग क्या करते हैं, 2 रुपये का शेयर ले लिया, 5 रुपये का शेयर ले लिया, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 रुपये या तो जीरो हो जाएंगे, या कंपनी चल गई 50 रुपये हो गए तो मतलब बल्ले उड़ जाएगी, पैसा 10 टाइम्स हो। तो ये तो रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है आप उसके। पर सर हम ये बोलते हैं कि जब भी आप है ना म्यूचुअल फंड्स कोई भी चूज करो तो उसमें आप एक्सपेंस रेशियो जरूर देखो। बिल्कुल। तो ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है हमारी ऑडियंस को बताओ, और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों रोल प्ले करता है? सर देखिए, एक्सपेंस रेशियो का बेसिकली मतलब क्या है कि आज आपने अपना सारा पैसा, आपने पैसा आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया। म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, उसे फंड क्रिएट किया। ठीक है। वो फंड कोई मैनेज करेगा आपके बिहाफ पे। कौन मैनेज करेगा सर? कोई ना कोई ऐसा बंदा जिसके पास फाइनेंस की एक्सपर्ट डिग्री होगी, मार्केट का कई सालों का अनुभव होगा, वही मैनेज करेगा, वही बेटर मैनेज कर सकता है। तो उसकी सैलरी भी वहाँ से अच्छी खासी सैलरी होगी उसकी। तो सैलरी कौन पे करेगा सर? क्योंकि फंड हम लोगों का मैनेज कर रहा है, तो वो सैलरी भी किसको पे करनी? हमको पे करनी। तो बेसिकली उस फंड को मैनेज करने की जो कॉस्ट है उसी को एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से जितना ये कम रहेगा उतना अच्छा रहता है। जितना कम रहेगा उतना बेटर है, एब्सोल्युटली। आज से सर कुछ साल पहले की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हुआ करती थी, बट आज के डेट में एक्सपेंस रेशियो बहुत नेग्लिजिबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि, और ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की, क्योंकि कम्पिटेटिव मार्केट है, सब कुछ ऑनलाइन विजिबल है, सभी को दिखता है सब कुछ, ऑलमोस्ट सभी की कम है और बेटर है, मतलब ठीक है। बहुत देर। तो अब मैं आपसे ना सबसे बड़ा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, 2026 आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि जो ग्रोथ हमने गोल्ड और सिल्वर में 2025 में देखी है और मार्केट इतनी अप चली गई है, तो क्या लोगों को 2026 में भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड तो एज एन इन्वेस्टमेंट हमेशा से सभी का पसंदीदा रहा है, और इंडिया के अंदर तो खास करके लोगों को गोल्ड से बहुत प्यार है। मतलब वो इतनी रिटर्न ना भी देता हो तो भी गोल्ड से प्यार है। but ऐसा मानता हूँ कि एट दिस मोमेंट गोल्ड जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेना चाह रहे हैं, मतलब अगले आपको ऐसा लग रहा है कि यार 6 महीने में पैसे, मेरे अच्छे पैसे बन सकते हैं, इस तरीके से आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट है, तो मेरे हिसाब से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे पीरियड के लिए ले रहे हैं तो फिर यस यू कैन गो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। और 2026 में आपको ऐसे कौन से 3 स्टॉक हमारी ऑडियंस को बताओगे कि जिसको लेके वो एक प्रॉफिट कमा सकते हैं? सर ये बताना, पर्सनल ओपिनियन। ये जो बताना है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और मैं बल्कि अपनी ऑडियंस को 3 स्टॉक बताना नहीं चाहूँगा। उसका कारण बताता हूँ सर क्या है। अच्छा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको 3 स्टॉक बताते हैं, आपको 2 स्टॉक बताते हैं, आपको 1 स्टॉक बताते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक बढ़िया हैं, ये जानने से बेटर क्या है कि आपने उससे पहले, उन स्टॉक्स को लेने से पहले, मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी की है। अच्छा। क्यों? जो 3 स्टॉक आप लेने जा रहे हो सर, आप समझिए आप फ्यूचर में पैसा डाल रहे हो। फ्यूचर मतलब वो 3 कंपनी मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मैंने उनके फंडामेंटल चेक कर लिए, मैंने उनके प्रमोटर चेक कर लिए, मैंने सब कुछ चेक करके आपको दे दिया। कल को फिर भी इस बात के चांसेस हैं, कोई क्लाइमेट चेंजेस हो जाए, किसी और तरीके के कोई पॉलिटिकल चेंजेस हो जाए और कंपनी अच्छा ना कर पाए, और आपके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए वो अप डाउन हो सकती है। कोई गारंटी नहीं कर सकता इस बात को कि वो कंपनी जो है ने आज बेस्ट बताई है वो आज से 1 साल बाद भी बेस्ट रहेंगी। बट अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर ली, आपके जो लाइफ के मेन इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, अगर आपने वो समझ के वो इंश्योर कर लिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको उन 3 स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो दोस्तों देखा सर ने कितनी बड़ी बात बोली है कि मैं कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताऊंगा जो इन्वेस्टर का पैसा डुबा सके। तो शायद ये ही एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की रिक्वायरमेंट होती है और यही पहचान भी होती है। तो सर एक बात बताओ कि अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और वो चाहता है कि मैं मुझे आपसे करवानी है, विपिन शर्मा सर से करवानी है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है?
और आप उनकी हेल्प करोगे फाइनेंशियल प्लानिंग में? बिल्कुल तरीके से हेल्प आप हेल्प करने के लिए जो है हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। और उस अवेयरनेस प्रोग्राम का बेसिकली पर्पस ही यही है कि लोगों को सही फाइनेंशियल गाइडेंस मिले, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग पैसा आपका इसलिए ख़राब नहीं करते। सेबी का डाटा है कि 98% लोग मार्केट में पैसा ख़राब करते हैं। तो ख़राब इसलिए नहीं करते कि इनको करेक्ट नॉलेज नहीं, ख़राब इसलिए करते हैं कि उनको सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी नहीं आती है। तो उनको सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए और सही तरीके से ट्रेनिंग मिल जाए, तो दिस मार्केट, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस वैसे क्यों mention यू कैन क्रिएट वंडर्स। ठीक है। तो सर अभी है ना, हम 2-4 चीज़ों पे और बात करेंगे जो शायद हर ऑडियंस के मन में रहता है। आजकल हमें एक बात सुनते हैं कि हर कोई ये कहता है कि अपना क्रेडिट्स को 750 से ऊपर रखो, 750 से ऊपर रखो, ठीक है। पर किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या जो लोन होता है वो बैड लोन और गुड लोन में क्या फ़र्क होता है? क्या होम लोन और जो हम पर्सनल लोन लेते हैं वो हमारे लिए गुड लोन है या बैड लोन? सर देखिए, बिल्कुल इसको मैं मार्केट से कंपेयर करके बताता हूँ आपको। जैसे मार्केट में बात करते हैं तो मैं ऐसा पूछे अगर कोई मुझसे क्वेश्चन कि स्टॉक मार्केट अच्छी है या बुरी है, तो मेरा जवाब रहता है कि अगर आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी है, एंड इफ़ यू आर नॉट करेक्टली अवेयर तो इससे बुरी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है। सेम उसी तरीके से लोन का है सर। अगर आपको लोन सही तरीके से लेना आता है तो लोन से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है। और अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं, जो कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का ये पार्ट है, तो लोन से बुरी चीज़ कोई नहीं है। तब सब हम लोग कंपनीज को इवेलुएट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे ना करे, तो उसमें सर एक पैरामीटर होता है डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है सर कि एक कंपनी ने कितना पैसा खुद का लगाया हुआ है, प्रमोटर का, ऑनर का, और कितना पैसा उसने लोन पे लिया हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि 2:1 की जो रेशियो है एक अच्छी डेट रेशियो। 2:1 का मतलब है कि अगर आपका पैसा 100 रुपये आपने इक्विटी डाला हुआ है, 100 रुपये अपना डाला हुआ है, 50 रुपये आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आपकी कंपनी उस पैरामीटर के हिसाब से बढ़िया कंपनी। ठीक है। सेम उसी तरीके से लोन के अंदर मैं बोलता हूँ सर, सपोज मान लो आज मैं मकान लेने जा रहा हूँ, फ्लैट लेने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास 50 रुपये हैं और 50 रुपये का मैं लोन ले रहा हूँ, या मेरे पास 50 रुपये हैं और 25 रुपये का लोन लेके 75 रुपये का फ्लैट ले रहा हूँ, मकान ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। बट होता क्या है मोस्टली आज के डेट में, 100 रुपये का फ्लैट है, मेरे पास से 10 रुपये होते हैं, मैं 90 रुपये का लोन लेने चला जाता हूँ। तो मुझे ऐसा मानना है कि मेरा ऐसा मानना है कि वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। एज पर फाइनेंशियल प्लानिंग दैट वाज नॉट करेक्ट। ठीक है। और ये जो क्रेडिट स्कोर का जो ये अब मैंने आपसे पूछा 750 का नंबर ही क्यों इन्होंने डिफाइन किया कि इससे ऊपर रहना चाहिए? तो बेसिकली क्या है, ये तो इन्होंने एक पैरामीटर बना रखा है जो आपकी एक अच्छी क्रेडिट वर्थनेस बताता है अच्छा। कि आप अपनी ईएमआई जो है मिस नहीं करते हो, टाइम पे देते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज नहीं हो। अच्छा। बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी बात की डेट इक्विटी रेशियो के एग्जांपल से मैंने बात की कि अगर सपोज मान लो कि आपकी महीने की इनकम 50,000 रुपये और आपने जो लोन ले रखा है उसकी ईएमआई भी मान लो 40,000 रुपये जा रही है, तो आप क्या हो, ओवर लेवरेज हो। बिल्कुल। ओवर लेवरेज हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बाय डिफॉल्ट जो है डाउन आ जाएगा। तो एक 750 एक तरीके से बेंचमार्क रखा हुआ है कि अगर आपका इससे ऊपर जाएगा तो आप अच्छे क्रेडिट वर्दनेस इंसान हो, उससे नीचे है तो इसका मतलब आप कभी भी उस लोन के अंदर, ईएमआई के अंदर डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम पे ना आपने देखा होगा कि हर किसी के हाथ में आईफोन है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, और वो सब मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड पे ही चल रहे हैं और उनकी ईएमआई जा रही है। तो आपके हिसाब से क्रेडिट कार्ड एक तरह से विलन है या हीरो? तो आज हमारी ऑडियंस को आप कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को स्मार्टली मैनेज कर सके। देखिए सर, क्रेडिट कार्ड अगर बात करें कि विलन है हीरो, मैं सर सभी चीज़ में एक बात मानता हूँ कि अगर आप उसको करेक्टली समझते हो ना, मतलब हर ये सब प्रोडक्ट है बेसिकली। अच्छा। प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं ऐसा तो दिमाग में रख के बनाए जाते हैं कि आपको फैसिलिटेट करे, बिल्कुल। आपकी फैसिलिटेशन के लिए हो। और अगर आपको समझते हो और को सही तरीके से प्लान करते हो तो वो हीरो है। अगर आप नहीं समझते हो तो विलेन है। कैसे? सपोज मान लो आज मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए, और मैं फ़ोन देखने गया तो मुझे फ़ोन पसंद आ गया 1 लाख रुपए का, या मान लीजिए 90,000 रुपये का फ़ोन मुझे पसंद आ गया। सैलरी मेरी कितनी है सर? मान लेते हैं 50,000 रुपये। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए। अब मैंने क्या किया कि अब फ़ोन पसंद आ गया तो मैंने वो कार्ड स्वैप किया और 90,000 रुपये का फ़ोन
घर ले आए। अब होगा क्या, अगले महीने वो क्रेडिट कार्ड वाला क्या करेगा, पैसा मांगेगा उनसे कितना, 90,000 रुपीज़। मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम अमाउंट पे करूँगा। सपोज मानो मिनिमम अमाउंट से माना 5,000 रुपये, मेरे लिए वो आसान है, 5,000 रुपये पे कर दूंगा। अब बाकी 85 पर क्या होगा, मैं इंटरेस्ट चार्ज पे करूँगा क्रेडिट कार्ड कंपनी को, और इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के अंदर हायर होते हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड मेरे लिए क्या हो गया, विलेन हो गया। बिल्कुल। अब हीरो कैसे बन सकता था? आज मैं दुकान पे गया, मैंने एक फ़ोन देखा, 20,000 रुपये का फ़ोन मुझे अच्छा लगा कि यार ठीक है 20,000 रुपये का फ़ोन है, इससे मेरा सारा चीज़ें जो है परफेक्टली मैनेज होती हैं, तो मेरे को काम है, काम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है मेरी। तो मैंने कार्ड स्वैप किया और 20,000 रुपये का फ़ोन घर ले आया। मैंने कंपनी को 1 रुपया भी नहीं दिया। जब 45 डेज पूरे हुए, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मेरे को बिल भेजा। मैंने 20,000 रुपये अपनी सैलरी से बचा के रखे थे, 45 डेज मेरे को मिल गए, मैं उठा के पेमेंट कर दी। मेरे को 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, और 45 दिन मैंने सामने वाली कंपनी का पैसा यूज़ किया। अब वही सेम क्रेडिट कार्ड जो पहले केस में मेरी विलन था, अब वो क्या हो गया, हीरो। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है कि आपकी बजटिंग होनी चाहिए कि जो आप एक्सपेंस कर रहे हो उसको आपने कैसे बजट किया हुआ है आपकी इनकम के हिसाब से। ठीक है। सेकंड, आपका क्रेडिट कार्ड का जो है ऑटो पेमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने अकाउंट से आप लिंक करके ऑटो पेमेंट कर दो, ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट जानी जानी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, एक तो आपके सिबिल स्कोर को इफेक्ट करे, दूसरा क्या होगा कि आप हायर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस लेट पेमेंट चार्जेस और पेनल्टीज बहुत ज़्यादा है क्रेडिट कार्ड जो, तो आपको बचना चाहिए उससे। ठीक है। मतलब बहुत मैनेज करके आपको यूज करना चाहिए क्रेडिट। ठीक है सर। तो सर एक चीज़ बताओ कि ये ना आजकल हम एक वर्ड बड़ा सुन रहे हैं, और हर फाइनेंशियल एडवाइजर ये बात बोलता है, और हर लोगों के मन में भी ये बात आ रही है, अर्ली रिटायरमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। और अर्ली रिटायरमेंट का पता नहीं है कि है क्या। कोई कह रहा है कि 5 साल में इतना कमा लो कि आप उसके बाद आराम से पूरी जिंदगी अच्छे से बिता सको। तो ये अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे हम इसको फुलफिल कर सकते हैं? इसको सर बहुत आसान भाषा में बताता हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अच्छा। अर्ली रिटायरमेंट। सर जब हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें अर्ली की, तो अर्ली की कोई डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल। अर्ली का मतलब क्या है सर रिटायरमेंट के अंदर, की जब मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि मैं अपने मंथली खर्चे पूरा कर सकूं बिना कोई जॉब किए, बिना कोई मेन बिजनेस किए, तो मैं रिटायर हो गया। उसकी कोई एज नहीं है, वो 30 ईयर्स भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, और कई लोग 80 90 से भी मजबूरी रहती है काम करते हैं, क्योंकि कहीं से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी अगर करेक्ट एज में प्लानिंग करें, सपोज मान लीजिए उसने 18 ईयर्स का जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसने प्लान किया कि मेरे को यहाँ से 25 ईयर में 20 ईयर्स में मान लेते हैं मेरे को रिटायर होना, 20 ईयर्स में मेरे को इतना कॉर्पस इकट्ठा करना है कि मुझे महीने का 2 लाख रुपए आता रहे उस टाइम के हिसाब से, और मैं रिटायर हो जाऊँ। उसका बहुत सिंपल क्या है कि उसने एफडी के हिसाब से देखा कि आज भी 6% का रेट है, मानते हैं उस टाइम भी 6% का रेट रहेगा, और उसको महीने का अगर मान लो 2 लाख चाहिए, तो साल का 24 लाख चाहिए। साल के 24 लाख के लिए कितने की एफडी करेगा, एफडी करनी है तो सर मोटामोटी 6% के हिसाब से देखे तो 2 करोड़ रुपए की, 2 हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको 18 साल की उम्र से, यानी कि अर्ली एज से अपना पैसा जो है एसआईपी के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल अच्छे प्रोडक्ट के अंदर डालना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया, यू कैन रिटायर अर्ली। ठीक है। बट आज की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि उनके एक्सपेंसेस ही जो है वो ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मतलब उन ऐसा मैं देखता हूँ कि लाइफ जो है वो लोन्स पे, लोगों की लाइफ जो है लोन पे जाती जा रही है, और कंपनीज जो है बैंकिंग जो है वो आपको फैसिलिटेट भी कर रही है आजकल। तो आप ट्रैवल के लिए आपको जाना है, तो आप थोड़े से पैसे दो उनको और आपका लोन हो जाएगा सर, आप ट्रैवल करके और आराम से ईमेल करते रहना। तो सर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो इसी बात पे ना मेरे को एक चीज़ याद आ रही कि जब हम कॉलेजेस में थे ना, तो हमारे पास बड़ा छोटा सा फ़ोन रहता था, और हमारे पेरेंट्स सर हमको बड़े ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ, कहते हैं ना कि पॉकेट मनी दे देते थे। पर आज के टाइम के जो जेनजी जनरेशन है, आपने देखा होगा महंगे फ़ोन रखती है, ठीक है, वो सब लोन पे, और पैसे आते हैं पार्टीज में। और ये पार्टी कल्चर की वजह से क्या है कि हमारी जनरेशन ये ख़राब भी हो रही है, और इनको फाइनेंशियल प्लानिंग का पता ही नहीं है। तो आप इन जेनजी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो ताकि वो अपने लाइफ को उस लेवल पे ला सके कि लाइफ में उनको कभी भी लोन जैसी या डेट ट्रैप देखना ना पड़े? सर ये बेसिकली मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें जो पढ़ा रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो एक पार्ट होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई नहीं आती आजकल के जो बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वो क्या है, आज के जो समाज है वो शोषा का समाज है।
मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि 20,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, अभी कॉलेज करके निकले हैं, अर्ली जॉब लगी है, और जैसी जॉब लगती है 20,000 की, 25,000 की, दे विल बाय द आईफोन। मैं बहुत हैरान होता हूँ मैं कि मतलब आपको इस एज के अंदर और इतने कम सैलरी के अंदर आप कैसे उसको अफोर्ड करोगे। ईएमआई ने उसको अफोर्डेबल बना दिया। फिर क्या, जैसे आपने बोला कि क्लबिंग करनी है, वीकेंड्स है तो क्लब में जाना है, तो आपने बेसिकली क्या कर रखा है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता, आपको बजटिंग नहीं पता, तो आप करते भी नहीं हो। आप नहीं करते हो तो उसका घाटा क्या है ऐसे। आप बहुत कम एज के अंदर क्या करते हो, आप डिफ़ॉल्ट करके बैठ जाते हो। क्रेडिट कार्ड के बिल्स आप टाइम पे नहीं दे रहे हो, आपने फ़ोन ईएमआईओ पे ले लिए क्योंकि सैलरी आपकी कम है, मान लो किसी वजह से जॉब छूट गई, आपने परफॉर्म ठीक नहीं किया, या किसी वजह से आपकी जॉब नहीं है, तो आपने तो पहले से लायबिलिटी बना के रखी हुई है, तो आपको पैसे नहीं आ रहे, आपने क्या किया, आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले कर दी, आप पूरी नहीं कर पाए, कंपनी ने आपको ऑफर दिया, ठीक है आपने लेट सपोज 50,000 का लोन लिया था, आप हमें 30,000 दे दो, आपको हम फ्री कर देंगे। क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है, आपने क्या किया, ठीक है यार 50,000 लिए थे, 30,000 मांग रहे थे, तो काम खत्म करो। बट आपने ये जो सेटलमेंट किया, आपने पूरी लाइफ के लिए क्या किया, आपने अपना क्रेडिट स्कोर, अभी हम बात कर रहे थे 750 होना चाहिए, आपने क्रेडिट स्कोर अपने बहुत अर्ली एज में आपने खराब कर लिया। उससे होगा क्या, कल को जब आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो वो आपको हमेशा तंग करेगा लाइफ के। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग उन बच्चों को, उन जनजी को, और बजटिंग, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बताना उनको पता होनी चाहिए सर। और इसीलिए हमने ये विज़न लिया है कि हम फ्यूचर में बहुत जल्दी अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यंग बच्चों को जो है, जनजी बच्चों को जो है, करेक्ट तरीके से बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग सभी को पता होनी चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सभी को पता होनी चाहिए, और इसके बाद लाइफ जो है बहुत ईजी हो सकती है। ठीक है, तो सर इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आप कोई एक फाइनेंशियल मिथ तोड़ना चाहोगे हमारे ऑडियंस का, और क्या एडवाइस आप उनको देना चाहते हैं? तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिथ ही यही है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक है, जो मैं समझता हूँ कि जो मैक्सिमम लोगों को है, कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ठीक है। तो ये मिथ है जो दूर करना चाहिए लोगों को। दूसरा बहुत बड़ा मिथ जो है वो ये है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस और जो है ये अपना डिफरेंट है। दूसरा जो बहुत मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, कि मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूँ। आज मैंने एक स्टॉक लिया, मैं सारी वैल्यूएशन चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अगले 1 महीने में इतना परसेंट मेरे को रिटर्न दे जाएगा। ये जो मिथ है, ये सबसे बड़ा मिथ है। अच्छा। कितना भी बड़ा एक्सपर्ट एनालिस्ट हो, मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता, और ये सारे बड़े एनालिस्ट मानते हैं, हाँ। लेकिन एक आम आदमी नहीं मानता। उसको लगता है कि इसको किसी सोर्स से कोई चिप मिल गई, उसको कोई नाम पता लग गया, किसी ने 2 नाम बता दिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल गए, तो उसको बाय करके मार्केट को टाइम करके पैसे कमा सकता है, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिथ है। कोई भी आदमी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन है, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट। जब मार्केट को टाइम दोगे तो वेल्थ तो बनेगी बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों देखा सर ने कितने आसान भाषा में आज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता दिया, और इससे हमें एक ही बात पता चलती है, वो क्या है, वो ये है कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने नीड्स और वांट्स के बीच। और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रेटेजाइज करो और उसको हैबिट बना लो, तो हम यहाँ पे आपको श्योरिटी देते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा बिल्कुल बनेगा। और पैसा बनेगा तो आप अपनी सारी चाहतों को, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, लग्जरी लाइफ हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, आप उन सबको पूरा कर सकते हो। और जैसा सर ने अभी बताया कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने पैसा डाला 1 महीने बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा, उसमें आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। 5 साल सर ने बिल्कुल मिनिमम टाइम बताया। मैं कहता हूँ अगर आप यंग हो तो कम से कम 10-15 साल तो आप इन्वेस्ट करो। और जब कहते हैं कि आप इन्वेस्टिंग करोगे और आपको वो प्रॉफिट दिखाई देगा, तो शायद आप खुद से ही उस पैसे को ना निकाल पाओ। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी शेयर करना, और विपिन सर की सारी डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको लगे कि सर की बातें आपको अच्छी लगी और सर से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप सर से कांटेक्ट कर सको। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि जब हम सर के साथ पार्ट 2 करें तो उन सबको भी हम कवर कर सकें।
थैंक यू सो मच।